हाँ जी भाई, सब लोगों को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बता रहा एक बार क्या हाल चाल है आप सब लोगों की जल्दी से। अरुण, सचिन, हेमंत, विकास, सर जी मैं आ गया, मैं भी आ गया भाई। क्या हाल चाल है आप सब लोगों को बताइए जरा। ऑल ओके? मैं बढ़िया हूँ भाई। साहू, शिवम, अभिषेक, विकास, अंकुर, अर्पित, शिवम। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा चैप्टर हो जाएगा इंडियन पॉलिटी। बेसिक इंडियन पॉलिटी हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं पॉलिटी के रिगार्डिंग में। और होपफुली कल मैंने आपको एक क्लास बताई थी यूट्यूब के ऊपर, आप सब लोगों ने वो क्लास देखी होगी। ठीक है ना? ठीक है भाई लोगों। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन बेसिक पॉलिटी, बेसिक इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यूट्यूब वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि भाई साहब। ठीक है। डेली बेसिस के आपको ऊपर डे वन डे टू ऐसे करते हुए हम 15 या 20 दिन जो है वो चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। आप सब लोगों ने जो है ऑब्वियसली इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने चीजें डिस्कस कर ली होंगी। हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज्योग्राफी हमारी क्विज के थ्रू होने वाली है। ठीक है। पॉलिटी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, अब थोड़े से दिनों के बाद पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद में आपका स्ट्रेटेजी के साथ साथ चल ही रहा है। ठीक है। तो दो सब्जेक्ट हमारे पॉलिटी और ज्योग्राफी क्विज के थ्रू कंप्लीट हो रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें आपको पता होगा। हमारा सिटी, बैंक ऑफ द रिवर, निकनेम ऑफ द सिटीज, एयरपोर्ट, स्टेडियम, डैम्स और लेक, ये 6 टॉपिक हमारे चल रहे हैं। ठीक है। दो चैप्टर में ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएगी। फिर अगले वाले चैप्टर में हम कल्चर, स्पोर्ट्स, गेम, अवार्ड्स और डेज को हम लेंगे। इन चारों को हम अगले वाले में लेके जाएंगे। ठीक है ना? तो आप सब लोग जो है वो धीरे धीरे रिवीजन मोड में आ रहे होंगे आप सब लोग। थका सा? यार कभी कभी हर दिन नहीं होता है ना एक जैसा। आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, ऊपर से तबीयत थोड़ी सी ऐसी लग रही है। ठीक है भाई सचिन। आज एनर्जी थोड़ी सी आप लोगों को लग रही होगी, बट हाँ ऑब्वियसली थकान शरीर में है। तो आज मैनेज कर लेना आप ये लोग, बाकी तो ठीक है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। आप सब लोगों को एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं। अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है, या फिर आपसे पूछे पब्लिक सर्विस कमीशन हमने किस देश से अडॉप्ट किया, तो हमने किसी देश से अडॉप्ट नहीं किया, हमने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया है। ठीक है। बायोलॉजी इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि जी बायोलॉजी नहीं करवाई आपने, सर हमारे तो बायोलॉजी आना चाहिए था, ये था वो था, कम से कम करवाई देते बायोलॉजी, हम तो थोड़ा सा पढ़ लेते। इन सब चीजों के लिए बायोलॉजी करवाई जा रही है बेटा। ठीक है। जब हो रही थी तो भी आप लोगों को इशू था। अब जो है ना, अब हो रही है तो भी इशू हो रहा है, और जब नहीं हो रही तब तो इशू था ही भाई। इसके बाद बात के ब्रिटेन के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने पार्लियामेंटली, मतलब हमारे यहाँ पर सरकार होगी, संसदीय सरकार होगी। हमारे यहाँ पर एक ही जो है नागरिकता होगी। जैसे ही कोई भारतीय किसी भी देश की नागरिकता ले लेगा, अपने आप इंडियन नागरिकता जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो है जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है, और देश है, मतलब अमेरिका की भी नागरिकता होती है। तो वहां पर ड्यूल सिटीजनशिप है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर हो गया, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज किया, तो हमारा मेनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रिटेन से इफेक्टेड आपको देखने को मिल जाएगा। कैबिनेट सिस्टम हो जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है ना? और ऑडिटर एंड कंट्रोल जनरल आपको देखने को मिल जाएगा। ऑडिटर एंड कंट्रोल जनरल, जिसको हम बेसिकली अगर बात करें तो कैग बोलते हैं। ये कैग क्या करता है भाई साहब? ये कैग आपको पता होगा, कोई बताएगा जरा कैग का कौन सा आर्टिकल है, बताइए ना। ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल जो है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? कुछ एक अगर आपको 50 से आप आर्टिकल याद कर लोगे तो आपका पॉलिटी वैसे ही कवर हो जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली वो आपसे मैक्सिमम आपसे जो है वो आर्टिकल ही पूछता है कि बताइए ये आर्टिकल किससे बिलोंग करता है, या फिर ये वाला चीज किस आर्टिकल के अंदर जो है, ठीक है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है कैग के बारे में बात करें तो ये आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा, कोई बताएगा जरा, बताना जरा एक बार, कोई बताए जरा हमें। ठीक है, बात करें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन थे तो जो फंडामेंटल राइट्स जो हम पढ़ने वाले अभी, फंडामेंटल राइट्स एफआर जो बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने कहां से लिए, संविधान से लिए, कौन से अमेरिका के संविधान से लिए। लेकिन बेटा अगर आपसे कोई यही चीज पूछे कि सर फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य है की जगह अगर आप बोले, है ना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अधिकारों की जगह बोले मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य हमने किससे लिए, तो रूस से लिए, यूएसएसआर से लिए, किससे लिए, रशिया से लिए, याद रखना। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, वो अगर बात करें तो हमने कहां से ली है, तो वो हमने कहां से लिया, तो याद रखना वो अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, बहुत बार पूछे गए आपसे पीवाई क्यों है कि बताइए उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया हमने, या बताइए राष्ट्रपति को हटाने की जो इम्पीचमेंट होता है, प्रोसेस होता है, वो हमने किस देश से लिया था, बोले अमेरिका से लिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी बोल देते हैं बेटा इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये बेसिकली अगर बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, और राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा हमारा, ये जो मेथड होता है इलेक्शन का, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। बिल्कुल सही, आर्टिकल 148 जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है भारत के कौन से अनुच्छेद में है, तो भारत के 148 में हो जाएगा। ये क्या काम करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, ये काम क्या करता है, कैगे का क्या काम होता है, कैगे का काम होता है कि भाई साहब जो सरकार है, हमने कल पढ़ा था बजट, बजट कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में, बताना जरा, कल हमने पढ़ा था ना, पब्लिक फाइनेंस बजट पढ़ा था। तो बजट में सरकार के पास जो पैसा आता है वो सरकार कहां पैसा लगाते हैं, हम नहीं बोलते कि भैया सरकार ने स्वास्थ्य के ऊपर इतना पैसा दिया है, डिफेंस में इतना पैसा दिया है, शहरों में इतना पैसा दिया है, ग्राम पंचायतों को इतना पैसा दिया है, क्या वाकई में इतना पैसा सरकार ने जो दिया है वो दिया गया है या नहीं दिया गया। दूसरा, दिया गया है तो क्या वाकई में उसमें वो उतना पैसा लगाया है नहीं लगाया है, भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है, कहीं दिक्कत तो समस्या परेशानी तो नहीं है। तो वो सारे काम कौन करेगा, वो कैग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कहने का मतलब पूरे के पूरे सरकार के पैसे का सारा का सारा हिसाब किताब जो है कौन रखता है, कैग रखता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, कनाडा के संविधान से हमने लिखा है लिया है कि जी सब कुछ हो जाएगा, हमारे भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरेटरी हैं, लेकिन हमारे यहां पर चलेगी किसकी, किसकी चलेगी, आखिर में जो आखिरी बात होगी वो किसकी होगी, सेंटर की होगी, जो केंद्र में सरकार होगी वो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि यहां पर जो है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे कि बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो बहुत बार नाराज होते हैं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार हमारे राज्य का ध्यान नहीं रख रही है, हमारे राज्य के लिए कुछ अलॉटमेंट नहीं दिया जा रहा है। आता है जब तो जब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चुनाव होते हैं, एक्स वाई जेड, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी। लेकिन सबसे ऊपर कौन रहता है भाई सर, सबसे ऊपर प्रधानमंत्री और उसका कार्यालय, उसका उसका कैबिनेट मंत्री। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारा कैबिनेट है जो सेंटर में बोल रही है सरकार, तो कहने का मतलब क्या है, एक मजबूत केंद्र के साथ साथ महासंघ। तो महासंघ तो क्या हो जाएगा, महासंघ में तो क्या हो जाएगा, केंद्र में सरकार हो जाएगी और राज्य सरकार हो जाएगी, लेकिन एक मजबूत केंद्र होगा। मतलब हमेशा जो है वो मैक्सिमम अगर बात करें तो पावर किसके पास दे रखी है, केंद्र के पास, सरकार के पास होती है, जो सेंटर में होती है। तो इसीलिए हमारा जो देश है वो क्या है, एक बना रहता है, इसलिए आता है ना फेडरेशन, इसको बोलते हैं फेडरेशन, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये हमने कहां के संविधान से लिया, कनाडा के संविधान से लिया, कनाडा में ऐसा है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर बात करें तो आप ध्यान दोगे तो अमेरिका के अंदर 51 राज्य है, 51 राज्य अमेरिका के अंदर, वो कभी भी किसी भी टाइम जो है अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक होती है कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट आपको देखने को मिलती है बेटा, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट, एक होती है आपकी बेसिकली अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट। 3 लिस्ट आपको देखने को मिलती है, 3 लिस्ट होते हैं सर। इनका मतलब क्या होता है, इन लिस्ट का क्या मतलब होता है, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट अगर बात करें, अंकित फालतू के बात क्वेश्चन मत पूछ बेटा, ठीक है ना, डोंट बी ओवर स्मार्ट। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं है बेटा तो कोई बात नहीं, क्लास छोड़ सकता है, लेकिन ये सब बकवासबाजी अगर बात करें, ठीक है। और अंकुर मैं बहुत देर से देख रहा हूं, मैं 3-4 लोगों को, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी शर्म कर लो खुद से ही ना, वरना मैं नंबर से ब्लॉक करवाऊंगा तुमको। अगर मैं अगर मैं अगर मैं नहीं बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि बेटा तू कुछ भी कमेंट करे करे जाएगा।
तेरा पढ़ने का मन नहीं है तो तू निकल जा भाई क्लास से, इससे पहले मैं तेरा कोर्स ब्लॉक करवाऊं। इस पर कनाडा वाला ये है कि हमारा भारत जो देश है वो राज्यों से मिलकर देश बना हुआ है, तो हमारे हर एक राज्य के पास अपनी अपनी अगर बात करें तो सचिन मेरे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं, फिर वही बात है जो अंकुर कर रहा है ना, उससे ज्यादा चिड़ मुझे मचती है जो तुम लोग मेरे को आइडिया देते हो कि सर ब्लॉक कर दो और ये सारी की सारी चीजें। तू भी उतना ही इक्वल पार्टिसिपेट है, तेरे को भी कर दूं ब्लॉक। कहने का मतलब ये कि हमारे देश के अंदर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, सब मिलकर क्या बना रहे हैं, सब मिलकर जो है वो बेसिकली एक देश बना रहे हैं। हर एक राज्य का अपना अपना अधिकार है, लेकिन लेकिन चलेगी किसकी भाई साहब, केंद्र सरकार की चलेगी। मतलब अगर मान लेते हैं कि मैक्सिमम पावर किसके पास है, पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, पावर तो अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, लेकिन मैक्सिमम पावर किस में जो है ना हमने दे रखी, तो मैक्सिमम पावर हमने जो है वो केंद्र में दे रखी। इसका मतलब यही है कि फेडरेशन मतलब एक साथ जुड़ाव है, फेडरेशन है विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर कहने का मतलब सेंटर का अगर बात करें तो वहां पर अगर बात करें तो ज्यादा प्रभाव है, कहने का मतलब ये है। जैसे कि कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात कर रहा था मैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में बात कर रहा था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वो ऐसे कानून आप बना सकती है। उन सब्जेक्ट को अगर बात करें तो कौन सी लिस्ट में रखा जाएगा, यूनियन लिस्ट में रखा जाएगा। कुछ ऐसे कानून हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, उसमें अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट को दे दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो दोनों मिलकर बनाएंगे तो उसको कंकरेंट लिस्ट बोल देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि भाई साहब पुलिस के ऊपर कानून कौन बनाएगा, पुलिस के रूल रेगुलेशन कौन तैयार करेगा, इंटरनेशनल जो है ना वो रिलेशन कौन तैयार करेगा, ठीक है ना। जैसे कि दहेज का केस हो जाएगा तो उसके ऊपर कौन सा कानून होता है, कैस वाई जेड। तो ये सारे के सारे, तो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने मिल जाएंगे, हेल्थ देखने को मिल जाएगा, इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा, शिक्षा देखने को मिल जाएगा, फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे तमाम सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो इतने सारे आसपास में जितने भी सारे आप चीजें देखते हो वो हर एक जो मुद्दा जो होता है वो 3 लिस्ट में बटा होता है। उनमें से कुछ के ऊपर कानून कौन बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, उसको यूनियन लिस्ट बोल देते हैं। स्टेट लिस्ट क्या बोलोगे सर, स्टेट लिस्ट वो लिस्ट हो जाएगी जिसके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। और ऐसे कुछ कानून होते हैं जिसमें दोनों मिलकर बनाएंगे तो उनको क्या बोल दिया जाएगा, कंकरेंट लिस्ट बोल दिया जाएगा। तो यही कंकरेंट लिस्ट जो है हमने किस संविधान से ली थी, तो याद है ना, कंकरेंट लिस्ट क्या हो जाएगा सर, कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हो जाएंगे सर जिनके ऊपर कानून दोनों मिलकर बनाएंगे, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब क्या है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट किसी को पता हो तो नहीं पता तो मैं बताता हूं। 108 अनुच्छेद 108 के अंदर, आर्टिकल 108 के अंदर जो है अनुच्छेद 108 के अंदर है, ठीक है। आप सबको पता होगा कि सरकार, आप सबको पता है कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है, आप लोगों को मैक्सिमम को नहीं पता होगा। चलो मानते हैं कि जैसे कि भाई मान लेते हैं कि भारत सरकार या भारत में हम एक कानून लेकर आने वाले, कोई भी एक्स वाई जेड कानून लगा लेते हैं कि भाई मान लेते हैं कि हम जो है वो बेसिकली, अब क्या ही टॉपिक लूं, मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर लगा लेते हैं, करप्शन के ऊपर लगा लेते हैं। वैसे भी कानून बने हुए हैं लेकिन हम कोई नया कानून लेकर आ रहे हैं करप्शन के ऊपर, ठीक है ना। करप्शन के ऊपर हम एक नया कानून लेकर आ रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। तो वो कानून ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोल दिया कि जी हम भ्रष्टाचार करता हुआ आदमी को जो है ना हम जो है ना वो 20 साल जेल में भेज देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, भैया क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। आपको पता है बहुत सारी कानून जो होते हैं उसमें बहुत सारी इफ एंड बट वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये कानून कैसे बनता है बेटा, तो सबसे पहले वो जो ड्राफ्ट होता है उसको हम या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, सदन, आपको पता होगा संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, एक पार्लियामेंट जो होता है उसके अंदर 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। राज्यसभा को आपको पता है हायर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। ये सारी चीज मैं आपको स्टेट वाली चीज में बता चुका हूं। अच्छा, तो क्या होता है कहने का मतलब, तो ऐसा है जी, मैं अगर कोई कानून बनाना चाहता हूं देश में तो मैं दोनों हाउस में से, पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में जो है वो पहले प्रस्ताव पारित करूंगा, ठीक है ना। पहले वो प्रस्ताव मैं पारित करूंगा। तो जैसे कि मान लो कि मैंने लोकसभा में पारित कर दिया तो लोकसभा ने पास कर दिया, तो लोकसभा ने पास करने के बाद वो जाता है राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने भी पास कर दिया तो वो जाता है राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन कर लिया, तब भारत में कानून बनता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जी दोनों हाउस में जो है वो बेसिकली अगर बात करें तालमेल नहीं हो पाता, राज्यसभा को लगता है कि जी इसमें इस ड्राफ्ट में कुछ दिक्कत है, इस कानून में कुछ दिक्कत है, तो वापस लोकसभा के पास भेज देता है, लोकसभा उसको ठीक कर देती है। लेकिन राज्यसभा को फिर लगता है कि जी नहीं, ये इसमें और ऐसा होना चाहिए,
ठीक है ना। या सेम ऐसा कि राज्यसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा उसमें मीन में निकाल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो दोनों किसी भी डिस्कशन के ऊपर नहीं आ पाते दोनों हाउस। तो ऐसा कितनी बार हुआ, तो याद रखना ऐसा 3 बार हुआ है। तो ऐसा 3 बार ऐसी बैठक हुई है। तो याद रखना भारत के अंदर जो है वो 3 बार ऐसी बैठक हुई है कि कोई भी हाउस जो है उस कानून को पारित नहीं करता है। तो फिर दोनों हाउस को एक साथ बिठाया जाता है और फिर पूछा जाता है भाई साहब क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्यों आप पास नहीं कर रहे, क्यों इसको आप मना कर रहे हो, क्यों आपने इसके खिलाफ वोटिंग करी, क्यों आपने इसके जो है आप इसको रोक रहे हो। तो ऐसा करके जो तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बैठक जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, आर्टिकल 108 में होती है, याद रखना। जापानी संविधान से हमने लिखा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जी मैं कल को अगर बात करें कोई ने किसी ने जेब काटी, जेब कतरा बना और भाई साहब मैं उसको फांसी की सजा दे दूंगा, नहीं नहीं। जो कानून के अंदर जो प्रोसेस है, कानून के अंदर जो प्रक्रिया उसके तहत ही मैं चलूंगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आपने सुना होगा कि बहुत बार बोला जाता है कि चाहे कैसा भी कितना भी खतरनाक अपराधी क्यों ना हो उसको भी कानून के तहत, कानून की प्रक्रिया के तहत, कानून के अंदर, कानून के दायरे में ही सजा दी जाती है। आपने लाइन सुनी भी होगी। तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ जो है कि एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है कानून के द्वारा, कि कानून के द्वारा ऐसी ही चीजें चलनी होंगी। तो वो किसके कहां से पता लगा हमें, जापान से। यूएसएसआर से हमने क्या लिया बेटा, फंडामेंटल ड्यूटीज ली, हमने याद रखना था। और जर्मनी के जो है वहां से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। आपको पता होगा इमरजेंसी के अंदर 2 आर्टिकल हमारे सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो याद रखना आपसे कि कौन से फंडामेंटल राइट हमारे हमारे इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं हो सकते। तो आप क्या बोलोगे सर, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है। आप बताओ जरा, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी, इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की, इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए बेटा, पूछिए, किसी को कुछ पूछना हो तो इसमें से, शाबाश। ठीक है। तो कोई आपसे पूछे ये कब कब हुई है, तो ये आप याद कर सकते हो। 3 कानून थे। एक तो दहेज कानून था, दहेज का कानून आया था 1960 के अंदर, जब आपकी ये सीटिंग हुई थी, दहेज कानून पास नहीं हो रहा था, तब दोनों की सीटिंग हुई थी। एक अगर बात करें तो बैंकिंग बिल था, बैंकिंग के रिगार्डिंग में, बैंकिंग नॉर्म्स हम लेकर आ रहे थे देश में बैंकिंग के रिगार्डिंग में 1977 में, तब एक बार जो है वो अगर बात करें तो ज्वाइंट सिटिंग हुई थी 1977 में। ठीक है। और एक अगर बात करें तो पोटा एक्ट था, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट था 2000, ये आतंकवाद के विरुद्ध था 2002। तो ये 3 ऐसी बैठकें हुई हैं जिस साल अगर बात करें, या इन 3 साल में हमने ज्वाइंट सीटिंग किया है। तो ज्वाइंट सीटिंग 3 बार होता है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ओके। आर्टिकल 20-21 में क्या दिया गया अभी पढ़ लेंगे। चलो जी, आप सब लोगों को मैं पार्ट्स ऑलरेडी बता चुका हूं। संविधान में कितने पार्ट्स हैं? देखो ऐसा है, ठीक है। ईश्वर ने बोला बिल्कुल सही पूछा है, बाकी सब लोगों ने तो पूछने का तो मतलब वही है ना, फालतू की बकवास करो लोग, पूछने तो डाउट वाउट थोड़ी ना पूछते तुम लोग, बस बिल्कुल सही क्वेश्चन जो है ना वो पूछा है ईश्वर ने। ईश्वर बोला कि सर देखो, लोकसभा से हमने पास कर दिया, राज्यसभा से पास कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ने पास नहीं किया। तो राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो होती है बेटा, राष्ट्रपति के पास कुछ पावर होती है जिसको हम वीटो पावर बेसिकली बोला जाता है। ठीक है। 3 तरह की वीटो होती हैं। राष्ट्रपति किसी कानून को जो है वो मना कर सकता है। तो क्या हुआ, लोकसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, और राष्ट्रपति के पास चला गया। राष्ट्रपति ने भी इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, वो कानून बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। लेकिन सर अगर प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया तो क्या होगा, वापिस संसद में आएगा, वापिस संसद में आएगा। ठीक है ना, वापिस वो संसद में आ जाएगा। प्रेसिडेंट बताएगा कि भाई साहब मैंने इसलिए जो है इसको पारित नहीं किया है। ठीक है। अब लोकसभा राज्यसभा उसको मॉडिफिकेट करते हैं, मतलब उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन करने के बाद लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया। अब फिर प्रेसिडेंट के पास चला गया। अब प्रेसिडेंट के पास 2 पावर हैं, प्रेसिडेंट वापिस नहीं कर सकता, वापिस नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट क्या बोलेगा, मैं कहूंगा ही नहीं, मैं हाई ना बोलूं, ना तो मैं यस कहूंगा ना मैं नो कहूंगा, मतलब वो अपने पास रख लेगा, अपने पास रख लेगा। ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, यस करना पड़ता है। मतलब किसी भी कानून को अगर बात करें, किसी भी कानून को अगर बात करें, ठीक है ना। चलो जी। तो हम लोगों के साथ में एक अंकुर दुर्वे करके था बच्चा,
ठीक है, अब ये होने जा रहा है ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि इसका बिल्कुल अगर बात करें तो पढ़ने का मन नहीं है। बाकी किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी अगर बात करे पूछना तो पूछ सकते हो भाई। अंकुर क्या बोलता है, मिला दूं फोन? ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तेरे को मैं। ठीक है, ज्यादा हवा में मत उड़ो। ठीक है, तो क्या होता है विकास? फिर वही बात है, विकास ये फालतू की चीजें जो कर रहे हो ना तुम बता रहे हो, मत बताओ भाई मुझे, तुम्हें 20 बार बताया का फालतू के कमेंट मत कर विकास, तेरे को अलग से नहीं लिख के दूंगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। साउथ अफ्रीका से हमने लिया था संशोधन की प्रक्रिया, अंकित कुमार साउथ अफ्रीका से लिया था हमने संशोधन की प्रक्रिया, कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो वो हम साउथ अफ्रीका के अफ्रीका के कानून से हमने वो लिया था। ठीक है, चलो जी, तो पार्ट वन क्या बोलता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक हमारा पार्ट वन है, याद रखना, भाग वन याद रखना जरा। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 1 आपको पता होना चाहिए, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब हमारे भारत संघ का नाम है और उसके क्षेत्र के बारे में बता रखा है। आर्टिकल 1 क्या स्टेट करता है, आर्टिकल 1 एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे, पीवाईक्यू है, बताइए जरा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बोलता है। तो ऑब्वियसली आपका हमारा संविधान है, तो हमारे संविधान के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। सेकंड, दूसरा क्या होगा कि भाई साहब अगर हमें कोई नया राज्य ऐड करना है या नया राज्य बनाना है तो हम किस आर्टिकल के, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत होगा, अनुच्छेद 2 के तहत होगा। या फिर नए राज्य का जो गठन होता है, मतलब या उसकी बाउंड्री क्या होगी, नए राज्यों की सीमा क्या होगी, या फिर उसके नाम में बदलाव, वो आर्टिकल 3 के थ्रू होगा। जैसे कि अभी हाल ही में हमने केरल का नाम केरलम कर दिया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में केरल का नाम केरलम कर दिया गया है, बताइए जरा ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होगा। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होगा, तो याद रखना आर्टिकल 3 के तहत होगा। और इसमें भी हमारे जो है ना वो माननीय क्रेडिट खा गए कि मैंने आप लोगों का नाम केरलम करवा दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी विधानसभा राज्य के अंदर क्या होती है, विधानसभा होती है, तो कोई भी विधानसभा अपने वहां पर प्रस्ताव पारित करती है और वो किसके पास भेजती है, ऊपर केंद्र के पास भेजती है। ठीक है, और केंद्र उसको मान लेता है तो नाम चेंज हो जाता है, बस इतना सा प्रोसेस होता है। ठीक है, और अमूमन 99% या 100% केसों में ये नाम माना गया है। ठीक है, चलो जी, इसके बाद आपसे पूछे बताइए भारत में नागरिकता संविधान के कौन से पार्ट में डिवाइड है। ठीक है ना, ठीक है बिट्टू यादव, आर्टिकल 4 नहीं है, और अगर हो भीगा तो जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ में। पार्ट टू संविधान का भाग 2 क्या बोलते हैं, संविधान का भाग 2 बोलते हैं सिटीजन के बारे में, नागरिकता। तो आपसे बोले कि बताइए संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित, आप क्या बोलते हैं सर, पार्ट 2। ये कहां से कहां तक है, ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, याद रखना, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक होता है, उसी को अगर बात करें नागरिकता ये बोल देते हैं, याद रखना। ये 5 से 11 में सिर्फ और सिर्फ आपको 11वें नंबर का आर्टिकल याद रखना है कि भारत के अंदर जो नागरिकता है वो कौन देगी, सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, राष्ट्रपति देगा या संसद देगा। तो सिंपल सी बात है जी, पार्लियामेंट के पास राइट है किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने का अधिकार। ठीक है, ठीक है, विधान परिषद अलग होता है, ठीक है ना, विधान परिषद अलग होता है और विधान सभा अलग होती है, मैंने बता भी रखा ये चीजें। ठीक है, अरुण कुमार भारती, अगर आपको डाउट है तो जाके अबाउट इंडियन स्टेट की पहली क्लास पढ़िएगा, जहां मैंने बता रखा है विधान परिषद भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूंगा तो तुम्हारी हवा यहीं टाइट हो जाएगी। ठीक है जी, तो विधानसभा अलग होता है, विधान परिषद अलग होता है। जैसे राज्यसभा होते हैं, जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा में डायरेक्ट बंदे हम चुनते हैं जिसको हम एमपी बोलते हैं। लेकिन हम बात करें तो किस में,
लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के अंदर लोअर सदन बोल देते हैं और हायर सदन बोल देते हैं, हायर हाउस बोल देते हैं राज्यसभा में। वैसे ही किसी राज्य के अंदर जो है वो विधान परिषद उच्च सदन हो जाएगा और विधानसभा निम्न सदन हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, आपसे बोला जाएगा बतेरा फंडामेंटल राइट्स, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आएगा, ये पूछा गया बतेरा संविधान के कौन से भाग में फंडामेंटल राइट है, तो आप क्या बोल दोगे, संविधान के कौन से भाग में जी, संविधान के तीसरे भाग में है। बोला कि बताओ जरा फंडामेंटल राइट किस किस मतलब कौन से कौन से अनुच्छेद के बीच में है, तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में भारत में, भारतीय संविधान में जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिस्क्राइब है। तो आपसे कोई पूछे भारत में मौलिक अधिकार, भारतीय कानून में या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से कहां तक जो है, तो बोले सर आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारत के अंदर मौलिक अधिकार है। अब इसमें से बात ये आती है कि जी बताइए आर्टिकल 14 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 14 बोलता है इक्विलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। कहने का मतलब चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, लेकिन ये कहने वाली बातें हैं, आपको ही पता सच्चाई तो क्या है। ठीक है, तो चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई पैसा वाला हो चाहे भाई साहब कुछ भी हो, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है भारत के अंदर, तो कम से कम भारत के अंदर तो नहीं है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के बराबर सब बराबर है, याद रखना जरा, ये आपका आर्टिकल 14 बोलता है। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, याद रखना, ठीक है ना। अरे संचित यादव, तेरे कोई दर्द है कोई तकलीफ है तो सर के आगे कुछ बोल भी ले, है कोई दिक्कत तकलीफ है तो सर के आगे कुछ बोल भी ले, कुछ डाउट है तो पूछ भी ले, सर सर कर रहा तब से, क्या बात है बेटा। अब आर्टिकल 15 आपने मूवी देखी होगी भाई साहब, आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी ना आप सब लोगों ने। क्या बोलता है जी आर्टिकल 15 बोलता है कि हम किसी भी इंसान के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे चाहे वो क्या होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, या फिर अगर बात करें तो उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। तो याद रखना इनमें से आपसे पूछ लेगा, इन ये 5 है ना, इन 5 में से 4 ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा आपसे कि बताइए जरा कि हम किस बिहाफ के ऊपर किसी के साथ में जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलोगे, सर हम धर्म के आधार के ऊपर, नस्ल के आधार के ऊपर, जाति के आधार के ऊपर, लिंग के आधार के ऊपर और उसका जन्म कहां पर हुआ, जन्म स्थान के आधार पर हम मतलब राज्य किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए ये। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 17 अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अबोलिशन विद ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत का खत्म। तो छुआछूत का खात्मा जो है आपसे पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अबोलिशन ऑफ टाइटल किस में, आर्टिकल 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल। अब ये अबोलिशन ऑफ टाइटल क्या होता है आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अंग्रेजों ने अगर बात की तो हमारे पूर्वजों को बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया था, या मुगल बादशाह वगैरह उपाधि दे दिया करते थे, ठीक है ना। राय जहां पता नहीं क्या क्या जो है, ठीक है ना, बहादुर, केसर हिंद, पता नहीं अलग अलग उपाधियां होती थी, उनको उनको खत्म कर देगा आर्टिकल 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों PYQ में पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, आर्टिकल 19 बोलता है आपका जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके कौन से में है, बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, ये अधिकार अगर बात करें तो आपके पास आर्टिकल 19 आपका बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, तो याद रखना जरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का सबको अधिकार है। अभी हाल ही में अगर बात करें तो एक केस आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पूरे भारत में जो है पहली बार इच्छा मृत्यु को अलाउ किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जरा, हाल ही में जो है इच्छा मृत्यु मतलब इंसान अपने, उनके घर वालों ने अगर बात करे तो उस बच्चे के लिए अगर बात करें तो मृत्यु मांगी है कि सर वो 8 से 9 साल या 10 साल से वो कोमा में है, लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो, ठीक है। अंकित ज्यादा मत उछल भाई, पढ़ ले पहले थोड़ा सा, प्लीज पढ़ ले बेटा एक बार, ठीक है ना। पूरी आर्टिकल अभी हुए नहीं, आगे आगे मत भाग, ठीक है जी, ठीक है। शिवम बोला सर आर्टिकल 7 में क्या है मैम सर, हाँ तो मैम सर ये है कि आर्टिकल 7 में कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है वो करवा रहा हूं, वो पढ़ ले बेटा।
तो जीवन जीने का अधिकार जो है वो कौन से आर्टिकल में, याद रखना आर्टिकल 21 में है। ठीक है ना, ठीक है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र में आप सबको जो है, सबको शिक्षा का निःशुल्क अधिकार है, ये भी अधिकार है, याद रखना। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के अंदर ही, याद रखना। ठीक है ना। बंधवा मजदूरी के ऊपर, बंधवा मजदूरी, बाल बाल मजदूरी के ऊपर अगर बात करें तो याद है, बाल मजदूरी के ऊपर अगर बात करें तो आपका आर्टिकल 24 हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बंधवा मजदूरी के रिगार्डिंग आपका आर्टिकल 23 हो जाएगा। तो आर्टिकल 23 और 24 भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। पता नहीं यस भाई, मुझे तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं या नहीं लिए गए। अभी तो बताए थे मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है। बाकी आप सब लोगों को पढ़ने की वैसे कोई जरूरत नहीं, इन सबको इतना इतना आपसे पूछता नहीं है। धर्म से संबंधित अधिकार अगर बात करें तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेशन, मतलब आप अपने धर्म को का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसको फैला सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि भी किसी को कन्वर्ट कर रहे हो, किसी को तुम लालच दे रहे हो, एक्स वाई जेड वगैरह। ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं आएंगे, तो आर्टिकल 25 में आ जाएगा। ठीक है। ये रहा भाई अंकुर या अंकित, जो भी आप बोल रहे थे कि सर मौलिक अधिकारों का रक्षा कौन करता है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32, याद रखना रहा। तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, अनुच्छेद 32 करता है, याद रखना रहा। अगर कोई भी राज्य सरकार, कोई भी व्यक्ति या फिर भाई कोई भी केंद्र सरकार के अंदर बैठा हुआ बंदा हमारे मौलिक राइट के साथ में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो हम सब लोग कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 में ही हमारे बोल रखा है। ठीक है ना। रेमिडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। ठीक है ना। तो रिट्स तो आदेश होते हैं, वो तो सरकार के मतलब 5 रिट्स होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट अगर बात करे तो कोर्टों को, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट को या फिर सरकार को या राज्य सरकार को आदेश देता है। तो रिट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना जानना है कि कौन सा अनुच्छेद ये बोलता है कि मौलिक अधिकारों का जो है वो अगर हनन हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कौन सा बोलेगा, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है जी। ठीक है। क्या सर मुझे ये 30, 31, 20, 25 कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आप सब लोगों को, ये सब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है नहीं है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या बोलता है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी क्या है। अनुच्छेद 4 के अंदर, सॉरी अनुच्छेद बोल रहा हूं, पार्ट 4 जो है भारतीय संविधान का पार्ट 4 जो डीपीएस से डीपीएससी, ये जो है बेसिकली डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो जाएगी। डीपीएसपी जो बेटा ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो आपसे कोई पूछेगा बताइएगा कि डीपीएसपी हमने कहां से लिए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए, सरकार को सबके लिए शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए, सरकार को ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर देना चाहिए, सबको वाईफाई देनी चाहिए, सबको स्वच्छ पानी देना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, मतलब एक तरह का राम राज्य होना चाहिए। ये हमारे संविधान के अंदर जब बनाया था तो हमारे संविधान बनाने वालों ने कल्पना की थी कि राज्य सरकारें और देश की सरकार कुछ इन चीजों में अपने आप से जो है वो भाव लेकर आएगी, इंसानियत दिखाएगी, उनके रिगार्डिंग में काम करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका डीपीएसपी जो है वो आपके क्या होते, पहली बात तो अगर सरकार नहीं काम करती इनके रिगार्डिंग में तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो याद रखना फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग में हम कोर्ट में जा सकते हैं, वो हम लागू करवा सकते हैं फोर्सफुली, लेकिन डीपीएसपी के रिगार्डिंग में हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, और ना ही अगर बात करें तो उसको हम लागू करवा सकते हैं फोर्सफुली। इतनी सी बात ये है। ठीक है जी। तो राज्य के नीति क्या होती है, नीति निर्देशक सिद्धांत, सिद्धांत क्या होते हैं, अच्छे काम करने, अच्छे इंसान बनना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों के समाज की सोसाइटी को बेहतर बनाना, वो सारी की सारी चीजें। तो आपको पता होना चाहिए हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, आर्टिकल 40 बोलते हैं कि गांव में पंचायत होगी भैया। ठीक है ना। तो गांव में पंचायत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कहने का मतलब सरकार चाहे तो नहीं होंगी। तो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो जाएगा, लागू हो भी सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन आपसे पूछा गया है, बताइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किस अनुच्छेद की, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों को जिक्र हो रखा था, आप क्या बोलोगे सर, आर्टिकल 40 में हो रखा है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हो रही है, यूसीसी के बारे में बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सब लोगों ने पढ़ा भी हो, सुना भी हो यूसीसी के बारे में। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, तो गोवा था, याद रखना रहा। ठीक है। आर्टिकल 44 किससे जुड़ा हुआ है, यूसी से जुड़ा हुआ है, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब क्या होता है,
मुझे ऐसा लगता है कि संचित यादव को जो है ना ब्लॉक होने का मन कर रहा है, संचित यादव का, और कुछ नहीं है। ठीक है, संचित यादव तेरे को कुछ दिक्कत तकलीफ है, समस्या है तो तू लिख दे, वरना तेरे को ब्लॉक कर दूंगा बेटा मैं, अगर एक बार तूने और सर लिखा तो। ठीक है बेटा, और ये तेरे को समझ में आ रहा है तो, और तेरे को लग रहा है जी मैं मजाक कर लेता हूँ, मैं मजे लेता हूँ सर सर बोल के, तो बेटा फिर तो मैं मजे लेने लायक छोड़ूंगा भी नहीं तेरे को फिर मैं। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या होता है बेटा कि हमारे देश में हमने क्या बोला, आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में पढ़ा कि जी सारे के सारे सब लोग जो कानून के बराबर होते हैं, सब लोग कानून के सामने बराबर होते हैं। लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जैसे कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है उनका एक जो है वो इस्लाम कानून है, उस इस्लाम कानून के अंदर जैसे कि बोल रखा है कि चार चार शादियां अलाउड हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस है जो बेसिकली हमारे कानून के साथ में जो है वो मैच नहीं खाती। कहने का मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो इश्यू होता है या कोई ना कोई भेदभाव, या कहने का मतलब ये लगा लो कुछ वो झगड़े वगड़े वाली ही बात होती है कि जी हमारा संविधान का कानून कुछ और बोलता है, उनका अगर बात करें तो इस्लामिक कानून या उनका इस्लामिक धर्म जो है वो कुछ और बोलता है। सेम ऐसे क्रिश्चियन में है, सेम ऐसे हिंदू में भी है, बहुत सारी जगह ऐसी है। तो बात ये हो रखी है कि जी पूरे देश के अंदर नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ठीक है, जो कानून में चीज बोल रखी है उसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। तो ये आपका यूसीसी बोलता है, ये क्या बोलता है आपका यूसीसी बोलता है। आगे बढ़ते हैं, याद रखना जरा, कृषि और पशुपालन संविधान के कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है, संविधान के आर्टिकल 48 में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया, याद रखना। मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारे कोर्ट है वो कोर्ट जो सरकारों के दबाव में आकर फैसले नहीं सुनाएंगे। ठीक है, सरकारों का अपना अलग काम होगा और कोर्ट का अलग काम होगा। तो जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी का अपना जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग काम होता है, याद रखना। आर्टिकल 51 बोलता है कि जी हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब हमारे देश में से ऐसी कोई स्टेटमेंट या हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर अगर बात गवर्नर, जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं उनके जो पदों पे बैठे हुए उनके मुंह से ऐसी कोई चीज नहीं निकलनी चाहिए जिससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है वो खतरा हो। तो ये आपका कौन सा आर्टिकल बोलता है, ये आपका आर्टिकल 51 बोलता है। ठीक है, तो हमने 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, आपके ये आर्टिकल हमने यहां से डिस्कस कर लिए। बतेरा अभी तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो। अब आते हैं भाग 4 के, भाग 4 में और उसके पार्ट ए में क्या बोल रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने कहां से लिए थे बेटा, याद रखना, रशिया से लिए थे। कितनी फंडामेंटल ड्यूटी होती है जी, 11 फंडामेंटल ड्यूटी होती है, याद रखना। इनको हम मौलिक कर्तव्य बोल देते, क्या बोल देते इनको हम, मौलिक कर्तव्य बोल देते। तो कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखना जरा। ठीक है ना, तो ये मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए जी, ये मौलिक कर्तव्य अगर बात करें तो हमने लिए कहां से, तो वो हमने लिए अगर बात करें तो रशिया से। ठीक है, अंकित थोड़ा सा सब्र करना सीख ले, थोड़ा सा सब्र करना सीख ले अंकित। ठीक है, होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक, 151 तक चला है। लेकिन आपको ये पार्ट 4 तक आपको तो बड़े, पार्ट 4 तो आपको पता होना चाहिए, पार्ट 1 में क्या बोला है, पार्ट 2 में क्या बोला, पार्ट 3 में क्या बोला है, पार्ट 4 में क्या बोला गया है। ठीक है, शिवम का राहुल गांधी तो बोलता है सर, क्या बोलता है शिवम, क्या बोलता है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति, तो किस अनुच्छेद में बोल रखा है कि सर भारत का एक राष्ट्रपति हो, तो क्या बोलोगे सर, आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में बोल रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। तो भारत को राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, तो आप बोल दोगे सर कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 61 के अंदर है, आर्टिकल 61 में। ये इंपीचमेंट का प्रोसेस हमने कहां से लिया, तो यूएसए से लिया था, आपको पता होगा।
आर्टिकल 63 बोलता है जी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो कौन सा बोलता है, कौन सा बोलता है जी भारत का एक उपराष्ट्रपति हो, तो कौन सा अनुच्छेद बोलता है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है, आर्टिकल 63 बोलता है। आर्टिकल 64 क्या बोलता है, जो उपराष्ट्रपति होगा वो अगर बात करें तो राज्यसभा, वो अगर बात करें तो राज्यसभा, राज्यसभा का भी क्या होगा, जो है वो अध्यक्ष होगा, तो याद रखना। तो बाय डिफॉल्ट ये चीज है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का भी क्या होगा, अध्यक्ष होगा, वो राज्यसभा का भी क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के पास माफी देने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति अगर बात करें तो माफी दे सकता है, माफी देने की शक्ति है। ये आपका बेसिकली पीवाईक्यू आपसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है जिसमें राष्ट्रपति सजा माफ कर सकता है, माफी कर सकता है, सजा कम कर सकता है। तो आर्टिकल 72 अगर बात करें तो आर्टिकल 72 भाई। ठीक है जी। अंकित कुमार भाई तूने बहुत सारी पॉलिटी पढ़ रखी है बेटा, ठीक है ना। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आपको याद करना तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हो बेटा। मैं वो आर्टिकल डिस्कस करने वाला जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके पूछने की संभावना है और ना के बराबर आपके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। हु अपॉइंट्स द वाइस प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। काउंसिल, तो आपको पता होना चाहिए क्या बोला था, 74 बोला कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक जो है मंत्रिपरिषद होगा जिसके अंदर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण होंगे, याद रखना जरा। आर्टिकल 76 बोलता है कि जी भारत का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया होगा, मतलब ये भारत सरकार का वकील होगा। जैसे मान लो जरा मुझे लग रहा है कि भारत सरकार के अंदर जो है सरकार सही काम नहीं कर रही है, तो मैंने मुकदमा कर दिया, तो सरकार की साइड से कौन बंदा लड़ेगा, तो सरकार की साइड से जो वकील जो सरकार का पक्ष रखेगा उसको हम क्या बोलते थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है अब याद रखना जरा कौन हो जाएंगे, 76 आर्टिकल हो जाएंगे, 76 आर्टिकल। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। ठीक है। संसद, संसद का गठन कहां पर है, तो संसद के बारे में किस आर्टिकल में लिख रखा है, 79 में लिख रखा है। आर्टिकल 80 किसको बताता है कि जी एक राज्यसभा होगा। आर्टिकल 81 क्या बताता है कि जी भारत के अंदर एक लोकसभा होगी। ठीक है। शिवम और यश जो आप स्टेटमेंट पास कर रहे हो कि पप्पू और ये सारी की सारी चीजें वगैरह, ठीक है बेटा, तो थोड़े से पहले बड़े बनो, थोड़ी सी जो व्हाट्सएप वाली दुनिया उससे बाहर निकलो। क्या सही है क्या गलत है, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, एक पक्ष को ना सुनते हुए दोनों पक्षों को देखते हुए अपना दिमाग लगाते हुए अगर आप किसी डिसीजन पे पहुंचते हो तो मैं बुद्धिमान मानूंगा। अगर आप चाहते हो जी मेरे सामने एक व्हाट्सएप रील के ऊपर आती है आज की डेट में, आज की डेट में अगर बात करें तो इतना पावरफुल और इतना जो है वो इन्फ्लुएंस जो है चीजें आपको देखने को मिलती हैं, इतनी फेक न्यूज आपको देखने को मिलती हैं, आपके सामने चीजों को ऐसा रखा जाता है कि जो झूठ होता है वो सच दिखाई देता है, वो सच होता है वो झूठ दिखाई देता है। ठीक है ना। तो भगवान आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे पहले, उसके बाद में अगर बात करें तो आप ये जो कमेंट पास कर रहे हो उसको आप पास कर सकते हो। ठीक है जी। शिवम भाई साहब मैं ऐसी 20 चीजें गिनवा दूंगा जिसमें अगर बात करें तो कोई और दूसरा व्यक्ति भी बेसिकली अगर बात करें तो चीजें बोलता हुआ दिखता हुआ मिलेगा। यस भाई मैं रील का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं है कि आप जो है कोई रील नहीं देखते हो, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना। फेक न्यूज भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है जी। आप लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर बात करें तो बहुत सारे लोग स्टेटस पे स्टेटस लगा के घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है। जिनका दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता है। जैसे कि अभी पिछली वाली क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था तो किसी ने लिखा कि जी हमारे विदेश मंत्री ने अगर बात करी सर जहाज निकलवा दिया जर वहां से। ठीक है ना। तो ऐसा ही था तो भाई साहब पहले दिन निकलवा लेता, फिर 10 दिन के बाद क्यों निकलवाया था। बात तो ये भी हो सकती है ना, बात तो ये भी हो सकती है। और ऐसा ही था तो हमें पहले ही विकल्प सोचने चाहिए थे कि भैया इसके ऊपर हमला होने वाला तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीजें तो हमारे देश के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब कहने को ये भी कह सकते हैं जी हमारा देश तो सही चल रहा है, पाकिस्तान में तो सर जो है वर्क फ्रॉम होम दे दिया है, वहां के मंत्रियों की अगर बात करें तो सैलरी काट दी गई है, थाईलैंड में लिफ्ट के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा दिया गया है, बहुत जगह सर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ लाइन में लगे हुए हैं। तो भाई साहब ऐसा अगर बात करें तो ना कोई ध्रुव राठी वगैरह देखने की जरूरत नहीं होती। फिर वही बात होती है, मैंने क्या बोला, भगवान ने तुम्हारा इन दोनों आंखों के बीच में अगर बात करें तो दिमाग दिया, उस दिमाग को यूज करो जरा। ठीक है ना। ठीक है। समझ में आया? ना मेरे कहने पर ना किसी और के कहने के ऊपर, खुद देखो खुद सोचो खुद सोच विचार करो। जिस दिन ये सोच विचार करने लग जाएगी जनता उस दिन तो इस देश का भला ही हो जाएगा ना।
हमारे यहाँ तो अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, वो वाली सिचुएशन हो रखी है जी। मेरा काम तो हो रहा है, ठीक है। क्या तुम लोगों को नहीं दिख रहा? तुम लोगों को नहीं दिख रहा? जिस गांव से तुम आते हो, जिस शहर में तुम जाते हो, उसकी रोड अगर बात करें तो बने हुए कितने साल हो गए, और अगर बनती है तो कितने कितने जल्दी वो टूट जाती है। तुम्हारे आसपास के गांव मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में बतीरा इन्वायरमेंट का क्या हालत है? क्या हालत है तुम्हारी? किस समाज में तुम रह रहे हो, किस समाज में तुम जी रहे हो? लेकिन जी क्या ही पड़ रहा है, अरे छोड़ो ना यार। तो ये वाली चीज है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके रिगार्डिंग में चीजें होनी चाहिए। चलिए जी, ज्वाइंट सीटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। आर्टिकल 108 के अंदर अगर बात करें तो ज्वाइंट सीटिंग, आर्टिकल 108 के अंदर हम बात करें तो ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है ना। आर्टिकल 110 बोलता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल क्या होता है बेटा? मनी बिल ऐसा होता है कि अगर सरकार मान लो कोई कानून लेकर आने वाला है, ठीक है ना, ठीक है। सरकार अगर बात करे तो कोई कानून लेकर आने वाली है, तो पहले अगर बात करें, मान लेते हैं कि वो मनी बिल लेकर आ रही है, तो पहले हम राष्ट्रपति को बताएंगे जी, राष्ट्रपति साहब को, कि सर जी ऐसा हम कानून लेकर आने वाले हैं, मनी बिल हम लेकर आने वाले हैं। मनी बिल होता क्या है? मनी बिल याद रखना बेटा। मनी बिल अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, याद रखना। मनी बिल कहाँ 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 रखा जाएगा? तो सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा? तो इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में। लोकसभा से जाएगा राज्यसभा में, लोकसभा से जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा पास करे इसको ना करे, 14 डेज में अपने आप पास हो जाएगा। 14 डेज में अपने आप पास हो जाएगा, और किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति के पास जैसे ही जाएगा तो उनके पास 3 पावर होती है, मैंने बताया था। किसी बिल को ना भी कह सकते, किसी बिल को हाँ भी कह सकते, किसी बिल को अपने पॉकेट में रख सकते हैं। इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। ना हाँ बोल रहे, ना बोल रहे। लेकिन क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि सर हम मनी बिल लेकर आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ क्या करनी पड़ती है? हाँ करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, जिसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, राज्यसभा पास करे चाहे ना करे, हाँ भरे या ना भरे, 14 डेज में अपने आप पास हो जाएगा और राष्ट्रपति जी के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति जी को उसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम आपको पहले बताकर ही है ये बिल लेकर आए हैं। इसी को क्या बोल देंगे? मनी बिल बोल देंगे। ये मैक्सिमम अगर बात करें तो बजटरी सेशन जब होता है, बजट के टाइम काम के वगैरह में, जब जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप सबको पता होगा बजट बजट आपका आर्टिकल 112 में जो है, वो आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बात हो रखी है। आर्टिकल 123 बोलता है कि जी हमारे राष्ट्रपति के पास क्या होता है जी, एक एक जो है वो बेसिकली ऑर्डिनेंस पारित करने की, मतलब आपसे आपसे बोला कि बतेरा अध्यादेश क्या होता है। तो राष्ट्रपति के पास अगर बात करें तो अध्यादेश की ताकत होती है। अध्यादेश क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया, संसद के तीन अगर बात करें तो संसद हमारे पूरे साल में तीन तीन बारी काम लगती है, मतलब 3 बारी बैठती है पूरी संसद 3 साल में। सॉरी, पूरी संसद एक साल में 3 बार बैठती है। अभी जो बैठी हुई है आपको पता होगा, अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? बजटरी सेशन बोलेंगे। तो साल की शुरुआत में आपका बजटरी सेशन आता है, ये फरवरी के आसपास में आता है और मार्च अप्रैल तक चलता है, इसको बजटरी सेशन बोल देते हैं। उसके बाद आएगा मानसून सेशन। मानसून सेशन जून और जुलाई या अगस्त के बीच में बैठा जाता है, उसको मानसून सेशन बोलते हैं। फिर ये लास्ट में सर्दियों में बैठते हैं, जिसको विंटर सेशन बोलते हैं। तो हमारे पार्लियामेंट अगर बात करें तो याद है ना, 3 सेशन के लिए बैठता है। पहला कौन सा? बजटरी सेशन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मानसून सेशन। और तीसरा कौन सा जो? विंटर सेशन। याद रखना, बजटरी सेशन सबसे लंबा होता है। बजटरी सेशन क्या होता है? सबसे लंबा होता है। अब जो भी कोई कानून वानून होंगे तो भाई साहब संसद बैठेगी तभी तो बनेंगे ना कानून। मैंने क्या बताया कानून कैसे बनते हैं? लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके साइन होते हैं, तब जाके कानून बनता है। लेकिन क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अप्रैल या मई है, मई में संसद बैठता ही नहीं, तो मई में अगर मुझे कानून बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मई में अगर मुझे कानून बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? या मुझे कानून बनाना है भाई साहब अक्टूबर में बनाना है, दिवाली के आसपास बनाना है, तब क्या होगा? तब तो संसद बंद रहता है, तो क्या होगा? तो क्या होता है कि संसद ने जो है कि पावर दे रखी है हमारे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर बात करे तो अगर कोई चीज बोल देगा, वो कानून भी बन सकती है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि पहले लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति ने ऐसे ही साइन बोल दिया, ऐसी लाइन बोल दिया, जैसे मान लो जरा रेप के ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो बोल दिया कि भैया रेप केस वाले बंदे को जो है ना वो फांसी की सजा हो जाएगी अगर वो रेप केस पे जो है वो इन्वॉल्व पाया जाता है, ऐसा हमने बोल दिया। अब ये जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो 6 महीने तक वैलिड रह सकता है। मतलब अध्यादेश जो होता है वो 6 महीने तक वैलिड रह सकता है, वो 6 महीने ही कानून रहेगा। अध्यादेश का मतलब होता है टेम्परेरी कानून। अध्यादेश का क्या मतलब हो जाए? ऐसा टेम्परेरी लॉ होता है, टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ होता है, ये 6 महीने तक लागू रहता है। क्यों सर? 6 महीने के अंदर अंदर ही सरकार को जो है वो लोकसभा राज्यसभा से पारित करवा के संसद से पारित करवा के राष्ट्रपति के साइन करवाने होंगे, तब जाकर वो चीज कानून बनेगी। लेकिन अगर सरकार उसको पारित नहीं करवा पाती है तो सिंपल सी बात है, वो अपने आप क्या हो जाएगा? 6 महीने के बाद अपने आप वो आदेश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अध्यादेश या ऑर्डिनेंस तब आता है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस तब आता है जब बेसिकली अगर बात करें तो पार्लियामेंट नहीं बैठा होगा। जब यस, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई? तू मुझे एक बात बताना जरा भाई। यस, मुझे तो एक बात बता दे, तू किस चीज के लिए हंस रहा है? बताओ जरा।
दीप सागर मैंने तेरे को बहुत पहले दिन से और मैं बहुत बार बताते आ रहा हूं। तो शुक्र मना मैंने तेरे को अभी तक ब्लॉक नहीं करवाया है। ठीक है, तेरे को 20 बार बता रहा हूं, तेरे जो है ना दिक्कत है थोड़ी सी, वो कुलबुलाहट होती है थोड़ी थोड़ी 5-5 मिनट के बाद में तेरे। टिक के बैठ के पढ़ ले चुपचाप। तेरे से एक चीज पूछ लूंगा ना, और तू शुक्र में ना तू मेरे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है। तेरे से एक चीज पूछता तो खड़ा खड़ा पेंट में मुंह देता। बकवासबाजी कितनी करवा लो, तेरा तेरे से कुछ पूछता हूं, तेरा एक कमेंट नहीं दिखता मेरे को। चलो बताया भाई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जिसको बोलते, बेटा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जिसको हम बोलते कैग, ये आपका आर्टिकल 148 में आपका हो जाएगा, याद रखना ना। हर एक राज्य में गवर्नर होगा भाई साहब, याद रखना, हर एक राज्य में गवर्नर होगा। ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है जी? आर्टिकल 153 बोल रहा है। आर्टिकल 153 बोलता है कि हर एक राज्य के अंदर क्या होगा? एक गवर्नर होगा। हर एक राज्य के अंदर एक गवर्नर होगा, ये आर्टिकल 153 बोलता है। ठीक है जी। बात करें आर्टिकल 165, जैसे कि मैंने बताया था। हाँ भाई, दीप दीप सागर। हाँ भाई, दीप सागर दिनकर, बताना भाई साहब, बताना जरा। एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट जो है वो आर्टिकल 165 में है। ऐसा ही हमारा जो अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे, बताना अटॉर्नी जनरल कौन से अनुच्छेद में होते थे, बताना जरा एक बार। भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल जो है, भारत सरकार का जो वकील हमने बोला था, बताइए जरा कौन से अनुच्छेद में होता है, जल्दी से बताना जरा एक बार कमेंट बॉक्स में। शाबाश। तो भैया आर्टिकल 165 क्या बोलता है? आर्टिकल 165 ये बोलता है, जैसे कि भाई साहब, जैसे कि सरकार का, जैसे कि केंद्र सरकार का एक वकील होता है, वैसे ही मैं, हो सकता है भाई साहब मान लो जरा मैं अपने हरियाणा सरकार से कुछ नहीं हूं, तो मैंने अपनी हरियाणा सरकार के ऊपर केस कर दिया, तो हरियाणा सरकार की साइड से जो वकील लड़ेगा, मतलब सरकारों का जो वकील होता है, राज्य सरकारों का जो वकील होता है, वो कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा भाई साहब? अनुच्छेद 165 में हो जाएगा। अनुच्छेद 165 में हो जाएगा। हाँ भाई, दीप सागर धनखड़। हाँ भाई साहब, दीप सागर, इतनी देर में तो कमेंट आ जाना चाहिए था। बिट्टू यादव ने कमेंट कर दिया। अब कहां गया तू? तेरे हाथ में मेहंदी लगी अब? क्यों? क्योंकि तेरा ध्यान कहीं और है। तेरा ध्यान पढ़ने में नहीं है, पढ़ने में अगर होता तो अभी तक आंसर दे देता। ठीक है, इसी बात से चिढ़ होती है मुझे। ठीक है, बिल्कुल सही, आप लोग सही आंसर दे रहे हो सर। अटॉर्नी जनरल 76, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल होता है, सरकारी वकील केंद्र सरकार का। और राज्यों का जो सरकारी वकील हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? आर्टिकल 65 में हो जाएगा, 165 में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कमेंट नहीं आया, इसका फिर कमेंट आएगा, देख लेना, तुच्छी बात ही करता मिलेगा, कोई ना कोई और चीज ही बोलता मिलेगा। और फिर बोलते हो सर आप हमें ऐसे क्यों बात करते हो, आप हमें ऐसे क्यों बोलते हो? अरे भाई तुम खुद तो देखो ना यार, कि तुम लोग सामने वाले इंसान के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। चलो जी, आर्टिकल 214 बोलता है, देखो आपको एक चीज याद रखनी है, आर्टिकल 124 में बताना भूल गया। हाँ, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ हरकत की हुई किसी ने जिसकी वजह से बता नहीं पाया मैं। वही तो मैं बोल रहा हूं कि आर्टिकल 124 कैसे भूल सकता हूं। आर्टिकल 123 अध्यादेश हो गया राष्ट्रपति वाला। आर्टिकल 124 क्या बोलता है कि जी हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो आर्टिकल 124 क्या बोलेगा सर? सुप्रीम कोर्ट होगा देश के अंदर, सबसे बड़ा कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। और 124 के बजाय 214 हो जाए तो, है ना, 124 तो क्या बोलेगा जी? सुप्रीम कोर्ट होगा, सबसे बड़ा कोर्ट। और यही अगर बात करें 214 हो जाएगा, तो 214 कहने का मतलब सर हर एक राज्य के अंदर उसका हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। तो आपसे कोई पूछे कि सर उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि जी हाई कोर्ट के बारे में बात करें, जिसको हम क्या बोल देते? उच्च न्यायालय बोल देते। तो हर एक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो हर एक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा कौन? आर्टिकल 214। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगला, अब भैया ऐसा तो नहीं है ना कि हाईकोर्ट में ही हो,
भाई स्टेट में हाई कोर्ट, हमारे पास तो यूनियन टेरिटरी भी होती है, यूटी भी तो होती है ना बेटा, यूटी भी तो होती है। तो यूटी जो होती है, यूनियन टेरिटरी जो होती है, उनका हाई कोर्ट कहा है, तो उनका हाई कोर्ट है 241 में, ठीक है ना, 241 में। अब ध्यान से देखना जरा, देखो एक है 124, एक है 214, एक है 241, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना बेटा, 124, 214 और 241, ठीक है। अब बात आती है कि सर दिल्ली को स्पेशल पावर है जी, दिल्ली देश की राजधानी भी, और एनसीआर जिसको बोला जाता है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली के बारे में स्पेशल प्रोविजन बोल रखा, तो वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 239, 239 ए। अरुण कुमार सर फिर भी 25 ही है ना, क्या 25 ही है भाई अरुण, 25 हाईकोर्ट है, आप ये बोलना चाह रहे हो? तो ये लिखा हुआ है ना, गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक से ज्यादा हाईकोर्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा एक से ज्यादा हाईकोर्ट हो सकते हैं ना। एक हाईकोर्ट अगर बात करें तो मल्टीपल स्टेट को, मल्टीपल यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायतों के बारे में कहां पर लिख रखा है? तो पहली बात तो याद है बेटा, पंचायतें कौन से भाग में, तो याद है ना, भाग 9 के अंदर पंचायतें हैं। तो संविधान के कौन से भाग में, तो भाग 9 के अंदर पंचायतों के बारे में बोल रखा है, याद रखना। पंचायतें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक हैं, 243 ओ है, ये याद रखना जरा, जीरो नहीं है, 243 ओ तक है। भाग 9 ए, भाग 9 ए में जो है वो नगर पालिकाओं के बारे में बात कर रखी है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात हो रखी है, और ये ओ के बाद में क्या होता है, एम एन ओ के बाद में क्या होता है, पी। तो याद रखना, आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक जो है वो संबंधित है। ऐसा तो नहीं पूछेगा आपके आपके कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आपसे ही पूछेगा, आर्टिकल एक ही पूछेगा कि ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 बोल देना आप लोग, और वो आपसे भाग पूछेगा, बताइए संविधान के कौन से भाग में पंचायतों के बारे में बता रखा था, आप बोलोगे सर भाग 9 में। नगर पालिकाओं के बारे में कब बता रखा है? भाग 9 कै में बता रखा है। तो ईश्वर प्रजापति उसी आर्टिकल 214 में बोल रखा है कि एक हाईकोर्ट जो एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे एक गवर्नर जो है वो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, आर्टिकल 153 में बोला हुआ है। तो ऐसा ही पॉसिबल होता है बेटा, ठीक है। भाग 10 किससे संबंधित है? तो शेड्यूल एंड ट्राइबल्स के, तो शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया से संबंधित आपको देखने को मिल जाएगा भाग 10, ठीक है जी। पढ़ने की जरूरत नहीं कोई और चीज। हाँ, इंटर स्टेट काउंसिल हो जी, अंतरराज्यीय परिषद, ये क्या होता है जी? जैसे मान लेते हैं अभी आपने देखा हो या आपने सुना हो कभी भी, ठीक है ना। जैसे अभी हाल ही में अगर बात करें, हाल ही में तो नहीं, तो ये तो बहुत पुराने समय से है कि भाई साहब पंजाब और हरियाणा के बीच में एक सतलुज यमुना लिंक नहर है, जिसको हम SYL बोल देते हैं। SYL एक नहर, उसका मुद्दा होता है किस किस के बीच में भैया? पंजाब और हरियाणा के बीच में। पंजाब हरियाणा छोड़ो, वैसे ही सोच लो भाई साहब, जैसे कि बहुत सारे राज्य हैं हमारे देश में, और उन राज्यों के आपस में कुछ ना कुछ डिस्यूम होता है, किसी न किसी मुद्दे वगैरह के ऊपर चलता फिरता रहता है, आप सबको पता है, ठीक है, आप सबको पता है। तो उसके लिए अगर बात करें तो प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, कि भाई साहब आपस में, भाई साहब राज्य एक दूसरे के साथ लड़े वड़े ना, या कोई ऐसा केस होता तो किसके पास चला जाएगा? इंटर स्टेट काउंसिल के पास चला जाएगा। ये भारत के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 263 में है, ठीक है। आर्टिकल 265 क्या बोलता है भाई साहब? ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाए और टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाने का एक प्रोसेस हो जाएगा, तो टैक्स नॉट बी इम्पोज सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ओहो मैं तो सो रहा था और सुबह उठ के मुझे सपना आया एक रात में और मैंने टैक्स लगा दिया, तो ऐसे टैक्स नहीं लगता है। टैक्स जो लगेगा वो बेसिकली बात है अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा लगेगा, लॉ के कानून के तहत लगेगा, याद रखना। तो कोई भी ऐसा बंदा मुंह उठा के टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है जी। आर्टिकल जैसे कि ट्रंप लगा दिया, बोला हाई कोर्ट ने, बोला वहां के सुप्रीम कोर्ट ने सारे टैरिफ खत्म कर दिए, बोले खत्म कर दिए तो मैं 10% टैरिफ लगा देता हूं। तो कहने का मतलब ये है बेटा, आर्टिकल 266 बोलता है कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द इंडियन एंड अदर स्टेट। कहने का मतलब क्या है जी? ये कहने का मतलब क्या है? देखो बेटा, फंड क्या होते हैं? फंड वो चीज होती है, फंड का मतलब होता है पैसा, ठीक है ना। आप सबको पता है बजट के अंदर पैसा अलोकेट होता है, बहुत सारा पैसा अलोकेट होता है। बजट ये बताता है कि जी कितना पैसा हमारे पास आया और कितना हम लगा रहे हैं, कैसे कैसे लगा रहे हैं। बजट आपने कभी देखा हो अखबार में, वो लिखा होता है 1 रुपए, एक बड़ा सारा लिखा होता है 1 रुपए,
1 रुपए, 1 रुपए में से 50% हम शिक्षा पे देंगे, 3% हम डिफेंस में देंगे, 2% हम स्वास्थ्य में देंगे। 1 रुपए को ऐसा ऐसा डिवाइड कर रखा होता है ना। और उसके सामने करोड़ लगा लो तो मतलब इतने करोड़ वो उस सेक्टर में जाएंगे। फिर 1 रुपए अगर बात करें तो उसमें लिखा होता है, 1 रुपए उसमें लिखा होता है कि सर कहाँ कहाँ जाएगा, आया कहाँ से, गया कहाँ से। तो बेसिकली अगर बात करें तो इस तरह का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो सरकार ने जो बजट बता रखा वो बजट अगर बात करें कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है, तो भाई साहब पैसा अगर निकलवाना होगा सरकार को, बजट का पैसा, ऐसा नहीं है कि जी मेरी सरकार है तो मैं पैसा निकलवा सकता हूं। मेरी सरकार है तो मैं पैसा अगर बात करें तो, ठीक है ना, ठीक है ना, मैं निकाल सकता हूं। मेरी सरकार है तो ऐसा नहीं है। एक सिंगल पैसा अगर बात करें तो, ठीक है ना, एक सिंगल पैसा अगर बात करें तो सरकार वेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी हमारे देश में खूब भ्रष्टाचार चल रहा है, खूब खूब चीजें चल रही हैं और सब बोल रहे हैं जी सब चंगा सी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है। आप देखो, एक होता कॉन्टिजेंसी फंड, एक होता कॉन्सोलिडेटेड फंड। ये मैं बताने के तो वैसा है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं इसको, आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। कुछ पैसा राष्ट्रपति के पास होता है, कुछ पैसा संसद के पास होता है। संसद का, जब भी सरकार को बजट का पैसा निकलवाना होगा, संसद को बताना होगा, संसद को बताना होगा कि इतना पैसा मैंने निकाला, इस चीज के लिए निकाला है। संसद को बताना होगा, संसद उसको पारित करेगी, देन जाके फिर वो चीज होगी, याद रखना जरा। ठीक है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 280 मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। आर्टिकल 280, 280 में अगर बात करें फाइनेंस कमीशन आपको देखने को मिल जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब ये जो है आपका एक कानून हो गया है, लॉ हो गया है। बस आपका याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी कौन से संविधान के अनुच्छेद में, तो 300A में है, 300A के अंदर है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन आप सब लोग पढ़ते हो भी ये हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर, किस भाग के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में बता रखा है? सर इलेक्शन कमीशन के बारे में बता रखा है भाग 15 में। इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल हो जाएंगे 324 से 329। और आर्टिकल 324 क्या बोलता है जी, भारत के अंदर एक इलेक्शन कमीशन होगा, भारत के अंदर एक क्या होगा, निर्वाचन आयोग होगा भारत के अंदर। सर जी लॉर्ड कनिंग ने सबसे पहले 1861 में कौन सा पद सृजित किया था? हम्म, पहली बात तो लॉर्ड कनिंग ने कोई भी पद सृजित नहीं किया था, लॉर्ड कनिंग होता नहीं था कोई, ठीक है ना। 1861 के अंदर अगर बात करें तो पहली बात तो याद रखते हैं 1860, ठीक है ना, तो लॉर्ड कनिंग नहीं हो सकता ना वो, विकास कुमार साहू। पहली बात तो वायसराय तो कुछ होता ही नहीं है, पहली बात तो मैं बताता हूं। 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का एक्ट आया था, 1858 का एक्ट आया था, जिसके अंदर वायसराय, जिसके अंदर अगर बात करें तो वायसराय और सचिव, वायसराय और सचिव की जोड़ी बनाई गई थी, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो ये जोड़ी जो है वो फेमस हुई थी मार्ले मिंटो सुधार में, 1909 का जो मार्ले मिंटो था, मार्ले मिंटो। तो मार्ले अगर बात करें तो भाई साहब सेक्रेटरी था, और मिंटो अगर बात करें तो वायसराय था। फिर उसके 1919 में आपने पढ़ाओ जेम्स फोर्ड मॉन्टेगू सुधार, तो जेम्स फोर्ड और मॉन्टेगू, एक वायसराय था एक सचिव था, ठीक है ना। तो 58 में क्या बोल दिया गया सर, गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, और क्या बोल दिया गया, एक वायसराय हुआ। ठीक है, पहली बात तो लॉर्ड कनिंग के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में क्या हुआ, 1861 में अगर बात करें तो पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, कैबिनेट प्रणाली, ठीक है ना। तो यही सारी मेन चीजें हुई थी। बाकी भाई साहब कौन था ये, सचित या संचित भाई साहब, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो और आपके ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में एक चीज तो हुई नहीं थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। और अगर आपने भाई साहब मेरी नॉलेज का टेस्ट ले लिया तो आप बता भी दो आंसर कि क्या होगा आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो विदाउट कॉपी पेस्ट या कहीं और जगह से पढ़कर ही पूछा गया है, क्योंकि जी हमें पता है हमारे वाले कितना सोच सकते हैं। ठीक है भाई संचित, आगे बात करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होगा, आपका जो अनुसूचित जाति होती है उनके लिए आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होगा, ठीक है ना। वो आपका जो है आर्टिकल 338 में हो जाएगा, 338 में हो जाएगा।
ऐसा ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो जाएगा। एससी और एसटी के लिए नेशनल कमीशन आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रीय जो है वो बेसिकली अधिकरण। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कब कहां हो जाएगा जी? आर्टिकल 338 में हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, हमारे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या होगी? 343 में आपका बता रखा है। ठीक है। इमरजेंसी आपकी 3 तरह की इमरजेंसी होती है, बहुत बार पूछ रखा है। देखो मैं बार बार बता रहा हूं आपको। भाग 15 याद रखना, पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन है। पार्ट 17 में अगर बात करें तो आधिकारिक भाषा के बारे में बता रखा है। पार्ट 18 डिस्कस करता है इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। 352 किससे डिपेंड करता है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 352 अगर बात करें। संजीत भाई, अगर तुम्हारे हाथों की मेहंदी सूख जाए तो कमेंट कर देना बेटा, ठीक है, कि जो आप पूछना चाह रहे थे उसका आंसर मिला, यस या नहीं, कुछ ना कुछ तो। ठीक है भाई संजीत, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता कि हमारे मुंह में आया वो चीज हमने पूछ ली, देन उसके बाद में किसी ने आंसर भी दे दिया और तुम फिर उसके ऊपर ये भी ना बताओ कि यस सर यही था, नहीं सर ये वाली चीज थी, है ना। ठीक है भाई, तो तेरे हाथों की जब मेहंदी सूख जाए और जब तेरे थोड़ा थोड़ा बहुत तेरे को अकल आ जाए तो तू कमेंट करके पूछ लेना भाई साहब। तो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी भाई भारत में 3 बार लगी, याद रखना 3 बार लगी है भारत में। कब कब लगी है जी भारत के अंदर? भारत के अंदर लगी 1962 के अंदर। 1962 के अंदर याद रखना भारत चीन की लड़ाई। भारत के अंदर लगी 1965 में। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। और भाई अगर बात करें तो 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। तो भारत के अंदर अगर बात करें तो 3। ठीक है, भारत के अंदर अगर बात करें तो 3। इमरजेंसी में क्या मत, इमरजेंसी में कुछ नहीं होता, सब कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह अगर बात करें तो खत्म हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है, तो 3 बार इमरजेंसी लगी है भारत में। 1962 की लड़ाई हुई थी, 1971 की लड़ाई हुई थी, 1975 की लड़ाई हुई थी। सॉरी लड़ाई नहीं, दो बार युद्ध। एक तो 1962 का भारत पाकिस्तान युद्ध, सॉरी भारत चीन युद्ध हुआ था तब। एक 1971 का भारत और, अरे इसको 71 करो, 65 लिखा हुआ हो, 1971। तो 1971 और 1975 इंदिरा गांधी। तो भारत में अभी तक कितनी बार इमरजेंसी लगी, नेशनल इमरजेंसी? तो आप बोलोगे सर कितनी? 3 बार। संचित भाई जो तू पूछना चाह रहा है ना, तो डोंट बी ओवर स्मार्ट। आपने जो जो पूछा है ना बेटा, वो नॉर्मल चीजें नहीं पूछ सकता भाई साहब जो आपने पूछा है। ठीक है जी, पर अच्छी बात है। ठीक है, आप नहीं बताना चाह रहे कोई बात नहीं, बट जितना मुझे समझ थी, जितनी मेरी चीजें थी मुझे पता थी, वो मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 356 बेटा, आर्टिकल 356 क्या बोलता है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, याद रखना ना, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आर्टिकल 356 याद रखना ना। आर्टिकल 360 बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 3 तरह की इमरजेंसी होती है आपकी, वित्तीय, वित्तीय इमरजेंसी हो जाएगी, आपके किसी राज्य में इमरजेंसी हो जाएगी, और आपके किसी देश के ऊपर इमरजेंसी हो जाएगी। तो आर्टिकल 360 याद रखना। तो 3 तरह की इमरजेंसी जो आपकी इंपॉर्टेंट है, 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार ही लगा है, ठीक है ना। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है, और 360 वित्तीय, वित्तीय इमरजेंसी 1 बार भी नहीं लगी, 1 बार भी नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि सर भारत में कितनी बार वित्तीय इमरजेंसी लगी, बोला कि सर 1 बार भी नहीं। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, राज्यों में ना जाने कितनी बार लग चुका है। लेकिन सबसे पहले कहां लगा था? तो पेप्सू, पेप्सू अगर बात करो, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन होता है पेप्सू। पहले हरियाणा, पंजाब और शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश तीनों मिलकर एक पेप्सू राज्य हुआ करता था, पेप्सू। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, ये पेप्सू में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है जी। लास्ट और नॉट लीस्ट आपका आखिरी अनुच्छेद आपको याद है, अनुच्छेद 368, कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अमेंडमेंट कहां से किए थे, कौन से किसके देश के संविधान से? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया था। तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? तो किस देश से ली है जी? तो किस देश से ली है जी हमने? किससे? अफ्रीका से। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट का टाइम है, आप पढ़ सकते हो आराम से। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी बेटा, ठीक है ना। मुंबई के अंदर व्योमकेश बनर्जी जो है वो पहले क्या थे? पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है जी, याद रखना। दूसरे अध्यक्ष हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी,
तीसरे अध्यक्ष। तो आपसे कोई पूछे बताइए रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। बोलेंगे जी बताइए रहा भारत के पहले अंग्रेज कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल थे, 1888 में इलाहाबाद का सेशन हुआ था। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है। विकास सर जी जम्मू कश्मीर वाला केस बताओ। कोई कोई जरूरत नहीं है, कोई भी केस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अब तुम मेरे से सारी चीज पढ़ोगे, जम्मू कश्मीर वाला केस बता दो। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है जी? इसके अलावा आपको याद रखना है 1896 वाला, मैं भूल गया, 1896 वाला हाईलाइट करना याद रखना है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में था, जिसमें पहली बार हमने क्या गाया था जी? वंदे मातरम गाया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार अगर बात करें तो गरम दल और नरम दल के अंदर विभाजन हुआ था, कांग्रेस टूटी थी। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं हिस्ट्री में, मैंने पढ़ाई भी है आप सब लोगों को। 1911 का कलकत्ता का अधिवेशन था, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था, राष्ट्रीय सिंबल में बताया गया है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन याद रखो, मैंने आपको बताया था क्या था। भारत में अगर बात करें तो पहली बार मुस्लिम कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग एक साथ आई थी। बता चुका हूं, एनी बेसेंट भारत की पहली, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी, एनी बेसेंट 1917 के अंदर, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव का अधिवेशन था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, आपको पता होगा। सरोजिनी नायडू, याद करो मैंने आपको 13 फरवरी जब मैंने आपको पढ़ाया था, नेशनल इंटरनेशनल डेज पढ़ाए थे, याद रखो 13 फरवरी को मैंने बताया था। 1925 का अधिवेशन था, कानपुर का अधिवेशन था, पहली कोई भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस की कमान संभाली थी। देन उसके बाद पहली बार जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन, जहां हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। उस टाइम पर बेसिकली अगर बात करें तो आपका जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार 1930 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर बात करें तो कराची अधिवेशन में, 1931 का कराची अधिवेशन था, जिसमें वो क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और पहली बार अगर बात करें तो हमने कहां पर कहा गया भाई साहब? फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स। तो आपसे कोई पूछे कि भारत ने पहली बार फंडामेंटल राइट्स के बारे में कब बात की थी, तो कौन से अधिवेशन में बात की थी? मौलिक अधिकारों के बारे में बात करने वाला, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करने वाला भारतीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो आप क्या बोल दोगे सर? कराची का अधिवेशन था। ठीक है जी, इतना सारा ध्यान कैसा रहेगा शिवम? ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है जी। कांग्रेस का पहला सेशन जो गांव में हुआ था, कांग्रेस का पहला सेशन जो गांव में हुआ था वो था बेटा 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो आपसे कोई पूछा जाए कि बतेरा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था, गांव में हुआ था पहला अधिवेशन, गांव का पहला अधिवेशन, हेल्ड इन विलेज। ठीक है जी। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी सेशन के अंदर, त्रिपुरी के अंदर, याद रखना त्रिपुरी के अंदर। ठीक है ना? सॉरी, त्रिपुरी के अंदर तो दूसरी बार चुने गए थे ना, त्रिपुरी में दूसरी बार चुने गए थे। हरिपुरा के अंदर पहली बार चुने गए थे, हरिपुरा, हरिपुरा के अंदर पहली बार चुने गए थे। पहली बार हरिपुरा में चुने गए थे, दूसरी बार त्रिपुरी में चुने गए थे। त्रिपुरी में चुने गए थे, महात्मा गांधी नाराज हो गए थे, बोले जी गलत बात है, लेकिन कांग्रेस के साथ, कांग्रेस साथ में थी किसके? अभी सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस बोला कि जी महात्मा गांधी को क्यों ही नाराज करना, बोले जी बापू टाटा बाय बाय, हम आपकी कांग्रेस में नहीं रहेंगे, हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा जी? कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी पार्टी थी? सुभाष चंद्र बोस जी की पार्टी थी, 1939 में बनाई थी। तो याद रखना, आपसे कोई पूछा जाए, आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? त्रिपुरी अधिवेशन में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा देने के बाद कौन सी नई पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद में उनकी जगह पर कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है जी। आजादी से पहले का सेशन, आजादी का पहले का सेशन 1940 में आचार्य कृपलानी। आपसे बहुत बार पूछा गया है कि बतेरा आजादी के टाइम पर, मतलब आजादी से पहले, आजादी के टाइम पर कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कौन अध्यक्ष था? तो आप क्या बोलोगे सर? आचार्य कृपलानी। ठीक है जी। तो ये था आपका जारा खसारा। बाकी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये देशों की संसद के नाम है। ठीक है ना? आपको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी का मन करे तो पढ़ लेना भाई साहब। ठीक है ना? ये राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें होती हैं, कितनी सीटें नहीं होती हैं, किसी को पढ़ना हो पढ़ लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ये सारे के सारे आप लोगों के क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, आप सब लोगों को। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किसी बच्चे का था कि सर इतने सारे कैसे याद करेंगे बेटा? इतने सारे को याद करने का एक ही तरीका है जी, एक ही तरीका है इतने सारों को याद करने का, और वो ये तरीका है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए।
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है ना। और आपका साइंस वाइंस से आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ना के बराबर देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। मैक्सिमम स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके का रिवीजन आपके इस टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है। मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद नहीं है बेटा, मैं एक बार फिर से याद दिलवा देता हूं। अगर आप प्यारे बच्चों को चीजें याद नहीं रहती हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई थी, शायद हम यहां पर थे, कर जा भाई काम है, हाँ, शायद हम यहां पर थे, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। अभी तक तो आपको इन सालों का रिवीजन हो गया होना था। अब जो टाइम बचा था उसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ना था। आप नहीं पढ़ते हो, आप नहीं रिवीजन करते हो, ठीक है ना। ठीक है जी, तो इसमें कुछ नहीं कर सकता बेटा मैं। एग्जैक्टली मुकुल, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। ये हमारा लास्ट जो है, सेकंड लास्ट कहने का मतलब, ठीक है ना। कल हमारा सेकंड लास्ट होगा, उसके बाद लास्ट हो जाएगा, ठीक है। कल हमारा सेशन होगा सुपरलेटिव डिग्री डिग्री के ऊपर आपको सेशन होगा, और परसों हमारा मिसलेनियस के ऊपर होगा। तो हमारी 2 क्लासेस बची हुई हैं, बाकी मैंने आप सब लोगों को पूरा सिलेबस करवा दिया है। फिर किसी को लगे जी कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आप पूछ सकते हो। सुभाष चंद्र बोस को कैसे निधन हुआ? जो चीजें आई हैं पढ़ते हैं उसी तरीके से निधन हुआ था। प्लेन क्रैश में निधन हुआ था। अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। आजकल एक पॉडकास्ट ऐसी चीज आ गई है, कोई भी बंदा आके कोई भी व्यूज वगैरह के लिए कोई ना कोई अपनी थ्योरी वोरी कोई ना कोई चीज बोल देता है जी, ठीक है ना। विकास भाई ऐसी क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है ना, ऐसी क्लासेस नहीं होती हैं। क्या मोदी सर की क्लास खत्म हुई क्या सारी की सारी? कोई चीज रहेगी होगी तो उन्होंने प्रॉमिस किया होगा तो हो जाएंगी क्लासेस। ऐसी क्लास नहीं होती कि जी मोदी सर को बोल दे क्लास ले लीजिए। आप लोगों का मोदी सर का सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या आप लोगों का? अगर यस, तो मैं बोल दूंगा भाई साहब कि एक दिन क्लास ले लेंगे। एक क्लास नहीं हुआ है तो आप खुद ही बोल देना बेटा क्लास में। ठीक है भाई लोगों, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना तो आप खुद बोल देना क्लास में कि क्लास ले लेंगे। मैं कौन कौन होता हूँ बोलने वाला? जब उनका टॉप, जब उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो बोल देना। ये तो सिंपल सी बात है भाई। ठीक है भाई, तो चले। रेप्लिका दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो? रेप्लिका टेस्ट लगाया है? आज पहला टेस्ट था रेप्लिका का। सच सच बताना किस किस ने रेप्लिका टेस्ट लगाया है? किस किस ने, ईमानदारी से बताओ कि जी मैंने रेप्लिका का टेस्ट लगाया है। आज रेप्लिका का पहला टेस्ट था ना। कितने सारे लोगों ने पहला टेस्ट लगाया रेप्लिका का? जो आज 16 मार्च सुबह 10 से लेकर 17 मार्च सुबह 10 तक 24 घंटे के लिए अवेलेबल है, वो रेप्लिका का टेस्ट किसने लगाया है? अरुण बोला ये सर लगाया है। सर वी विल डू इट टुडे। राहुल भाई टुडे तो चला गया तुम्हारा, है टू नाइट हो रही है अब तो। ये चीज दिखाती है। अरे कृष्णन सिंह भदौरिया भाई साहब, तेरे से जो पूछा वो भी बता दे बेटा। टेस्ट लगा लिया तूने आज का? रेप्लिका का टेस्ट लगा लिया है? हाँ। बट सर रागा हिंदी में नहीं आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरुण भारती रागा हिंदी में नहीं आ रहा है। हम्म। अभी डिनर की बात लगाऊंगा क्यों? सुबह 10 बजे क्या कर रहे थे? टाइम से टाइम लगाया करो उसको, ठीक है। और कल उसका वीडियो सॉल्यूशन है अपना, जो टाइम है 11:30 से पौने पौने 12 बजे तक, मतलब 15 मिनट का सेशन होगा, 11:30 से 11:45 के बीच में, ठीक है। अपन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अपना ख्याल रखना आप सब लोग। टेस्ट वेस्ट लगाइए, रिवीजन कीजिए, और रैंक लेकर आओ। मिलेंगे फिर जल्दी से हम सब लोग, ठीक है। चलो ख्याल रखो, लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद साथियों।